नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश पाथुर। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और उसके साथ ही देश की सियासत पे सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। और एक तरफ जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का एनडीए गठबंधन 400 प्लस का नारा दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बैनर तले केंद्र की मोदी सरकार को हराने का दम भर रही है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस को तगड़ा झटका भी लग रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कुछ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो कुछ आने की तैयारी में हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से बीजेपी में जाने का यह कोई नया मामला हो। इससे पहले भी कई पूर्व सीएम कांग्रेस को छोड़ बीजेपी के साथ जा चुके हैं, लेकिन इस बार वजह है कई। आखिर क्या है चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने की वजह और कौन है सियासत के रणछोड़, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आसान नहीं इंडिया की डगर, पार्टी छोड़ नेता भागे इधर उधर। पहले जहाँ थे बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहे। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, अपने नेता क्यों बन रहे बेवफा? मन बदला या लगा भय? नेता पार्टी लाइन से भटक गए। 2014 से 2024 पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास ने वो सब कुछ देखा जिसे सिर्फ चुनावी एजेंडा बनाकर वोट बटोरने का जरिया बनाया जाता था। लेकिन मोदी सरकार के शासनकाल ने कथनी और करनी के फर्क को महीन कर दिया और इसका सीधा असर विपक्ष के वजूद में देखने को मिला। ये बात सही है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, विपक्ष लगातार खत्म होता जा रहा है और बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी दल दिन रात कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हाल के ही दिनों में 80,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता अपने दलों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इनमें दिग्गज नेताओं की भी भरमार है। जिसे देखो वही केसरिया ओढ़े चला आ रहा है। 2024 में मोदी सरकार के हैट्रिक रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन देश के सबसे पुरानी और विपक्ष की इकलौती राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को दो तरफा मार पड़ रही है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों की उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता एक एक करके बीजेपी के पाले में शामिल होते जा रहे हैं। ताजा कड़ी में कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंपा। गौरव ने आरोप लगाया कि वो अब सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते। कांग्रेस के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता संजय निरुपम ने भी पार्टी को झटका दिया। निरुपम ने कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर्स का आरोप लगाया। सोनिया, राहुल, प्रियंका, खड़गे और वेणुगोपाल में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है। संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा होने की बात कही। तीसरा नाम बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा का है। अनिल शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी बन चुकी है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सबसे ज्यादा सांप्रदायिक लोगों की कैटेगरी में आते हैं। धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो। वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। वैचारिक आधार पर हालत खराब है, संगठनात्मक स्तर पर पूरा बिखरा हुआ है मामला। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखता। सुबह कुछ बयान, शाम को कुछ बयान। जो नारे हैं ऐसे नारे हैं जो उनके घर में भी एक बार से दोबारा नहीं बोला जाएगा।
उसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनका जमीन से कोई नाता नहीं रह गया। इसलिए लगातार लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं या अंदर अंदर कसमसा रहे हैं। कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने पार्टी पर दिशाहीन होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ी, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं की कमी है जो कार्यकर्ताओं को एकजुट रख सके। जितने भी बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी, सबने यही कहना था कि राहुल गांधी मिलने तक का समय नहीं देते हैं। दूसरा, कांग्रेस ने नेताओं को पार्टी छोड़ने से रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की। इस कारण लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर, ज़्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी में गए, कुछ एक दो अन्य दलों में भी गए हैं। भारतीय राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते 5-7 सालों में पाला बदलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। राजनेता अब राजनीति को करियर के रूप में देखते हैं और नौकरी की तरह ही अपने फायदे के लिए पार्टी बदल लेते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में राजनीतिक विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया। गौर करने वाली बात यह है कि राजनीति में हो रहे इस बदलाव का जनता भी दिल खोलकर स्वागत कर रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के उगते सूरज को ही नेता सलाम कर रहे हैं। कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने अपनी पहचान और राजनीतिक जमीन को वापस हासिल करने के लिए कांग्रेस की तरफ दोबारा रुख किया। 2024 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में शामिल होने वाले बड़े नामों को देखें तो भारतीय राजनीति के दल बदल के इतिहास में ये दो नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं, जिन्होंने राजनीति की बिसात पर अपना वजूद बचाने के लिए हर पार्टी के साथ रिश्ते जोड़े और वक्त बदलने पर रिश्ता भी बदल दिया। एक तरफ लोक जनशक्ति के संस्थापक रहे रामविलास पासवान का नाम है, जो 9 बार सांसद रहे। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की दूसरी यूपीए सरकार को छोड़ वो हर प्रधानमंत्री की सरकार में मंत्री रहे। रामविलास पासवान तीसरे मोर्चे की सरकार में भी मंत्री रहे, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में मंत्री बने और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में भी मंत्री रहे। वो देश के इकलौते राजनेता रहे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री पद संभाला। तो वही नीतीश के दल बदल ने भारतीय राजनीति में ऐसा माहौल बनाया कि नीतीश को पलटू राम के विशेषण से नवाजा जाने लगा। 1974 में छात्र राजनीति के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री मारने वाले नीतीश कुमार अब तक 6 बार पाला बदल चुके हैं और जानकार अब भी नीतीश के एनडीए में टिकने की गारंटी नहीं ले रहे और नीतीश कुमार को बार बार ये जताना पड़ रहा है कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। अरे पहले जहाँ थे बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो गई है सब। भारत में एक दल बदल कानून है। ये कानून सांसदों या विधायकों के किसी एक दल से दूसरे दल में जाने पर उन्हें दंडित करता है, लेकिन यही कानून सांसदों और विधायकों के 2/3 ग्रुप को किसी दल के साथ जाने या उसमें विलय करने की अनुमति भी देता है। आसान भाषा में समझा जाए तो ये कानून फुटकर व्यापार पर तो रोक लगाता है, लेकिन थोक दल बल पर कोई ऐतराज नहीं जताता। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस कानून को और पारदर्शी और सख्त बनाने की वकालत करते हैं। और मुझे लगता है इसमें कोई खामी नहीं है, क्योंकि ये दल विरोधी कानून बनाया गया जिसके कारण कई राज्यों में दल बदल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। देखेंगे मध्य जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक है इसी कारण अयोग्य घोषित किए गए। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई विधायक या सांसद अयोग्य घोषित होता है तो उसे फिर से दोबारा चुनाव लड़ने की जरूरत होती है। इसको हम एक खामी मान सकते हैं कि दल बदल करने पे सदस्यता तो जाती है, लेकिन चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते। विपक्षी नेताओं के लगातार बीजेपी में शामिल होने के पीछे जहां उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को वजह बताया जा रहा है, तो वहीं सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के डर से राजनीतिक हलकों में हंगामा है। चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, देश में ईडी और सीबीआई दोनों केंद्रीय एजेंसियों की शिफ्ट डबल और ट्रिपल हो गई। विपक्षी पार्टियों की क्राइम कुंडली खोली जा रही। ईडी सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी करके अलग अलग पार्टी के नेताओं को रिमांड पर ले रही और हर गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत में तेजी से उबाल आ रहा।
संसद में पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही और होती रहेगी। साथ ही विपक्ष पर भ्रष्टाचारियों के महिमा मंडन का आरोप लगाया था। मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप। जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है और पार्टी के अंदर जीत की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। हाल के दिनों में जिस तरह से ईडी और सीबीआई के छापे लगातार नेताओं के घरों पर पड़ रहे हैं, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? क्या नेताओं को डराने की साजिश है? क्या नेताओं पर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित तो नहीं? छापेमारी नेताओं पर ये कोई बीजेपी सरकार में हो रहा ऐसा नहीं है। मुझे याद है नितिन गडकरी जी जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, पूर्ति घोटाले के नाम पे कितने छापे उनके ऊपर पड़े थे, और जब वो अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया, राजनाथ जी अध्यक्ष बन गए, उसके बाद से छापे ठंडे पड़ गए थे, नहीं पड़े थे। तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और सिर्फ छापे की कार्रवाई या जांच की वजह से कोई पार्टी छोड़ता है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि जब तक जनता, किसी भी नेता को ये नहीं लगता कि जनता का मूड क्या है, यानी एक मौसम विज्ञानी की तरीके से वो जनता के मनोभाव को समझता है और उसे लगता है कि हम यहाँ जाएंगे, इस पार्टी के साथ जाएंगे तो हमारा कैरियर बेहतर होगा, तब वो जाता है। एक तरफ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जांच है, गिरफ्तारी है और रिमांड है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल है, चुनाव के डर से ईडी के दुरुपयोग करने का आरोप है, सियासत है और प्रदर्शन है। जांच एजेंसी ईडी विपक्ष के निशाने पर रहती है। विपक्ष का आरोप है कि ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है और विरोधी पक्ष के नेताओं को टारगेट करती है। इससे सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष के नेताओं के मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जांच है, गिरफ्तारी है और रिमांड है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल है, चुनाव के डर से ईडी के दुरुपयोग करने का आरोप है, सियासत है और प्रदर्शन है। जांच एजेंसी ईडी विपक्ष के निशाने पर रहती है। विपक्ष का आरोप है कि ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है और विरोधी पक्ष के नेताओं को टारगेट करती है। इससे सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष के नेताओं के मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि आज जो विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भी अपने राज में विरोधियों को दबाने के लिए सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल खूब किया। हालात ये हो चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करते हुए सीबीआई को राजनीति के पिंजरे का तोता तक कहना पड़ गया था। लेकिन यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार में ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल कई गुना बढ़ी। आंकड़ों के मुताबिक यूपीए राज के मुकाबले एनडीए राज के 8 साल में ईडी की 27 गुना ज्यादा छापेमारी हुई है। यूपीए राज के मुकाबले एनडीए राज में नेताओं के खिलाफ 4 गुना ज्यादा मामले। यूपीए राज में 2 पूर्व मुख्यमंत्री जांच के घेरे में आए, तो एनडीए राज में ईडी की जांच के रडार में 1 मुख्यमंत्री और 14 पूर्व मुख्यमंत्री आए। यूपीए राज में ईडी 3 मंत्रियों की जांच करती, जबकि एनडीए राज में ईडी 19 मंत्रियों को जांच के दायरे में लाती। यूपीए राज में 3 सांसद तो एनडीए राज में 24 सांसद जांच के दायरे में आते। यूपीए राज में एक भी विधायक, पूर्व सांसद नहीं, लेकिन एनडीए राज में ईडी की जांच का घेरा 21 विधायक, 11 पूर्व विधायक और 7 पूर्व सांसद तक कस जाता है। ईडी की तरफ से कुछ दिनों पहले ही बताया गया है कि 2005 से जनवरी 2023 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 5,906 केस दर्ज किए, तो इसमें केवल 2.98% केस ही पूर्व सांसद, विधायक और दूसरे नेताओं पर हैं। लेकिन ईडी के इस तरह के बयानों से विपक्ष इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्ष का मानना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम करती और सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही परेशान करती। जांच एजेंसियों के हर एक्शन को विपक्ष के नेता सियासत से प्रेरित बताते, दावा करते हैं कि डराने की कोशिश भले जांच के नाम पर हो, लेकिन डरेंगे नहीं। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के दिन से ही देश में नए छापे जांच एजेंसियों की तरफ से शुरू हो गए थे।
ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री रथिन घोष और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं तमिलनाडु में डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के परिसरों पर आयकर विभाग ने तलाशी ली। तेलंगाना में आईटी ने बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ से मुंबई तक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के ठिकानों पर छापे पड़ने लगे। सत्ता के खिलाफ विपक्षी एकजुटता वाली इंडिया गठबंधन बनने के बाद से विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि छापों के रडार में आगे और कौन कौन है। सिर्फ हाल के कुछ घोटालों के आरोप पर नजर डालें तो क्या स्कूल भर्ती घोटाले के आरोप में आगे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाले के आरोप में आगे तेजस्वी यादव भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टियों के टॉप लीडर पर सख्त कार्रवाई की गुंजाइश और बढ़ गई। साथ ही जिस तरह आप नेताओं की गिरफ्तारी हुई और उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है, उसने भी छोटे दलों में डर बैठा दिया। तेजस्वी यादव या अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं हैं, बल्कि इस दायरे में कई और भी नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मिले फंड की अनियमितता को लेकर ईडी की जांच के घेरे में है। उनसे पूछताछ हो चुकी है। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के दायरे में हैं, पूछताछ हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी जम्मू कश्मीर बैंक मामले में जांच कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के दौरान आया। पंजाब में ही कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ अवैध खनन मामले में ईडी जांच कर रही। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ कर चुकी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी हैं। सीबीआई और ईडी दोनों की जांच चल रही है। बिहार में लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तीनों के खिलाफ सीबीआई लैंड फॉर जॉब केस में जांच कर रही। महाराष्ट्र में शरद पवार पर 2019 महाराष्ट्र सहकारी बैंक से जुड़े अनियमितताओं में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसे लेकर ईडी जांच कर रही। वहीं उद्धव ठाकरे पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, जिसकी जांच भी ईडी के दायरे में है। विपक्ष शासित राज्यों में सीबीआई, ईडी जैसे सेंट्रल जांच एजेंसियों की एंट्री और एक्शन पर सवाल उठते रहे, लेकिन चुनावी मौसम में हो रहे इस तरह की कार्रवाई से सवाल उठना लाजमी है कि क्या उन नेताओं को टारगेट किया जा रहा है जिन पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लोकसभा चुनाव से पहले तेजी से बदलते घटनाक्रम से देश की राजनीति का पारा हाई होना तय, और नेताओं के पाला बदलने का मामला चुनावों को किस करवट लेकर जाता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।